समाजवादी पार्टी के नेता रहे राधे मोहन सिंह ने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के कहने पर समाजवादी पार्टी में फैसले लिए जाते हैं। अखिलेश यादव उनकी सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सांसद अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं आप? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। आपको पता है, मैं बहुजन समाज पार्टी का सांसद हूं और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। अब आदरणीय पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दिया है। अब क्यों वो इस तरह का बयान दे रहे हैं ये तो वो बता सकते हैं या उनकी पार्टी के लोग बता सकते हैं। मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन में हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी इस स्थिति से उनसे हमदर्दी रखता हूं और कोई टिप्पणी उनके लिए मैं नहीं करना चाहता। उन्हें अपने नेतृत्व से शिकायत है तो वो अपने नेतृत्व की बात कर सकते हैं। हम उसका कोई स्पष्टीकरण दें इसका कोई मतलब नहीं होता। सर, एक बयान उन्होंने और दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जिस प्रकार से चुनाव में उन्होंने बयान दिए, अगर सपा की सरकार आ गई होती तो स्थितियां कुछ गंभीर हो जाती स्थितियां। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से जब अब्बास अंसारी मिलने जाते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट में मिलने जाते हैं और जो आम कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो इंतजार करते रह जाते हैं। अब पता नहीं वो ये कह रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो उन पर निर्भर करता है, उनके नेतृत्व पर, कि वो कितना किसको तवज्जो देता है। अब अब्बास अंसारी मुलाकात कर रहे हैं या कर किए अखिलेश जी से, तो इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। अब्बास अंसारी आज की डेट में मऊ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हैं और जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और जय सुहेलदेव पार्टी का, उसी गठबंधन से वो विधायक हैं। तो उस लोगों को आपस में क्या दिक्कत हो रही है कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और इनको कम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, तो हम इसमें क्या बता सकते हैं। हमसे इस सवाल का ये राधे मोहन सिंह जो बताए हैं उसके बाद तो आप समाजवादी पार्टी के लीडरशिप से इस सवाल पे पूछ सकते हैं। हमसे इस सवाल में उनसे हमें हमदर्दी है। वो निराश हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों पंचायतों के चुनाव के समय भी उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था और उस चुनाव में वो पराजित हो गई, हार गई। चुनाव है, हार जीत होती रहती है, लेकिन वो काफ़ी आहत हुए इससे। और आज के कल के उनके बयान से ऐसा लगता है, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े नेता हैं वो और बड़े गंभीर लोगों में गिनती है उनकी। वो गाज़ीपुर ज़िला पंचायत के एक बार चेयरमैन के कैंडिडेट बनाए गए थे समाजवादी पार्टी की ही तरफ से। तब मैं भी समाजवादी पार्टी में था और मैंने जो अपना फ़र्ज़ था वो पूरा किया था और उनको चेयरमैन के कुर्सी तक बैठाने में मेरा जो योगदान है ये गाज़ीपुर का बच्चा बच्चा जानता है। सर, एमएलसी के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से वाराणसी से। वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्रजेश सिंह से डर रहे हैं और चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। देखिए, इसको तो मैं पहले जब कहता था तो अब आज तो मीडिया के लोग इस बात पे पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं, इसके लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा। पहले तो हम एक बात कहते थे, दबा दिया जाता था। ब्रजेश सिंह जी गाज़ीपुर, ब्रजेश सिंह जी बनारस सेंट्रल कारागार में बंद है। मुझे नहीं लगता कि बनारस में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा है। वो बनारस के मूल निवासी हैं और बनारस की सीट से ही इस समय निवर्तमान वो एमएलसी भी हैं। अब इस बार कैंडिडेट उनकी पत्नी है, उससे पहले भी उनकी पत्नी एमएलसी रहीं और फिर उनको हटा करके ब्रजेश सिंह एमएलसी बने। अब फिर ब्रजेश सिंह का नाम हटा करके उनकी पत्नी फिर मैदान में है।
तज्जुब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दिया और सुदामा पटेल नाम के उस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जो भारतीय जनता पार्टी का एक जमीनी कार्यकर्ता है। और पटेल समाज का काफ़ी मत भी है और बनारस की राजनीति में पटेल समाज का अपना एक अलग मुकाम है और तमाम लीडर पैदा हुए हैं बनारस की धरती पर इस समाज के। आज इस स्थिति में कि एक तरफ उसको टिकट भी भाजपा देती है और भाजपा के लोग ही एक माफिया को जो जेल से बैठ के पूरे सिस्टम को संचालित कर रहा है, उसकी पत्नी को जिताने के लिए जी जान लगा देती है, अपने धन का, अपने बल का और अपने प्रभाव का। उनका सगा भतीजा भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है, तो अपने सारे प्रभाव का हथकंडा अपना करके वो इस सीट को जीतना चाहते हैं। वो बृजेश सिंह जिसका पुराना जो इतिहास है वो धोया नहीं जा सकता। वो दाऊद इब्राहिम की गोद में पल करके अपराध करने वाला एक अपराधी है। वो बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है। सुभाष ठाकुर, दाऊद इब्राहिम और बृजेश सिंह, इन सबने मिलकर के उस जेजे हॉस्पिटल में राकेश हल्दानकर नामक वह व्यक्ति जिसने दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या की थी, उसको मारा था। पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में मारा था, जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए थे। और आज वही बृजेश सिंह, एक तरफ तो दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और भारत का दुश्मन नंबर 1, और दूसरी तरफ उसके लेफ्टिनेंट को बनारस जैसी जगह पर, जहां से माननीय मोदी जी जिस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है बनारस, जहां सबकी सब सीटें, 8 के 8 विधानसभा सीटें अभी विधानसभा के चुनाव में भाजपा जीती है, जहां के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट को हरा करके और किसी का जीतना ये साधारण बात थोड़ी है। वो बहुत गंभीरता से ये लोग लें या न लें, आप देखिएगा इसका परिणाम 2024 के चुनाव में आएगा। मेरी तमाम लोगों से बात हुई, बहुत दुखी हैं, खास तौर से बैकवर्ड और पटेल समाज के लोग, कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है कि टिकट न देते, सीधे समर्थन कर देते उनको, लेकिन टिकट दे करके लड़ा भी रहे हैं। टिकट का मतलब अधिकृत घोषित करके लड़ा भी रहे हैं और चुनिंदा सारे लोग समर्थन उनका कर रहे हैं। सर, मुख्तार अंसारी जी का जिक्र करते हैं। मुख्तार अंसारी के कई लोगों पर 25-25 हज़ार का इनाम अभी यूपी सरकार ने घोषित किया है। अक्सर उनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते हैं। परिवार को क्या कुछ चिंताएं हैं? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जब बांदा से लखनऊ जेल ले जाया जा रहा था तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी या की गई थी। क्या कुछ कहेंगे? आपने जो जिक्र किया है कि 2 लोगों का नाम मैंने सुना है, कहीं पढ़ा हमने सोशल मीडिया पे, एक शाहिद जाफरी और एक शाहिद, और 2 शाहिद नाम के व्यक्ति हैं। दोनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ है बाराबंकी में, और दोनों ने अभी सिलेंडर नहीं किया या गिरफ्तार नहीं हो पाए थे कि उन पर इनाम भी घोषित हो गया। अब आपने ये सवाल खड़ा किया है, पहले तो ये देखिए, मैं उस पे ही कहूँ कि मामला क्या है। मामला है एक एम्बुलेंस का जिसका रजिस्ट्रेशन जाली कागजात के आधार पर कराया गया है। ये सेक्शन 91A के रूल के मुताबिक साबित भी हो जाए अगर, तो 6 महीने की सज़ा वाला केस है ये। इसमें 13 लोग फंसाए और इतना इसे प्रोपेगेंडा दिया गया कि बहुत बड़ा कोई किला था वो एम्बुलेंस, उसमें टेलाइट फोन लगे थे, तमाम बुलेट प्रूफ चादरें थीं। वो एम्बुलेंस पुलिस के पास खड़ी है। ये सब तो झूठ निकला। अब चूंकि एम्बुलेंस वाले मामले में सारे लोगों को जमानत मिल गई, सब छूट गए, तो अब उसी एम्बुलेंस वाले मुकदमे को आधार बना के अब एक यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। उसमें ज़्यादातर लोग सिलेंडर करके, जो लोग कानून मानते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वो न्याय तलाश करेंगे कानून के रास्ते से ही। वो चले गए जेल
और वो अपने ज़मानत की प्रक्रिया में कोर्ट में अपनी आवेदन करेंगे। 2 लोग हैं, अब किन परिस्थितियों में वो लोग नहीं गए हैं जिनके लिए इनाम घोषित है, उसमें एक को मैं जानता हूँ, वो जो शाहिद नाम का व्यक्ति है, वो उसको लगातार प्रेशर किया जा रहा है ब्रजेश सिंह और उनके द्वारा, उनके चहेते अधिकारियों की तरफ से, कि तू गवाही मत देना ब्रजेश सिंह के खिलाफ। मैं वो रहस्य आपको बताना चाहता हूँ कि 15 जुलाई सन 2001 में ब्रजेश सिंह अपनी पूरी गैंग के साथ, त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह और उनके गैंग के लोग मुख्तार अंसारी विधायक जब अपने आवास से मऊ जा रहे थे तो उनके ऊपर आक्रमण किया इन लोगों ने उसरी में, और उसमें घटना में 3 लोगों की जान गई थी। उसमें मुकदमा हुआ और चार्जशीट हुई। अब आप 20 साल पुराना मामला है, आज तक उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा है। ब्रजेश सिंह के खिलाफ गोली से घायल इंजर्ड विटनेस है ये शाहिद, तो शाहिद गवाही न करे इसलिए इस मुकदमे में फंसाया गया। शाहिद गवाही न करे इसलिए उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, और अदालत उसे सुरक्षा देने के लिए आदेश करती है, तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन और शासन इसको नज़रअंदाज करता है। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं उसी ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए, जिस ब्रजेश सिंह के बारे में आपने इससे पहले सवाल किया है। उनके खिलाफ मुकदमा है गाज़ीपुर के न्यायालय में, पहले वो इलाहाबाद प्रयागराज न्यायालय में था, जहां तारीखों पर ये न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होते थे न फिजिकल जाते थे। गवाहों को लगातार धमकी, इनके रिश्तेदार, इनके दामाद पुलिस में डिप्टी एसपी हैं, सारे लोग मिली भगत के साथ ये एक खेल चल रहा है कि उसके वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी हैं, उन पर झूठे मुकदमे ला दो, उनकी तो हत्या तक कर देने का प्रोग्राम है, और बाकी भी सब लोगों को वो उसी तरह से झूठे मुकदमे फंसाना, और न मानेंगे तो ये सब गवाह मारे जाएंगे। ब्रजेश सिंह को बचाना है। अब ये जानते हुए भी कि वो दाऊद इब्राहिम का गैंग मेंबर है, उसका को अक्यूज्ड है, उसके बाद भी उस पर इतनी मेहरबानी क्यों है, ये तो जो लोग मेहरबान हैं उन्हीं से पूछिए, वो बता सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, योगी सरकार में आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी की कितनी सुरक्षा उनको मिली होगी? क्योंकि पिछली बार का जब प्रकरण हमने देखा था बांदा से, जब उन्हें लखनऊ ले जा रहा था तो बीच में गाड़ी खराब होगी, आपके परिवार ने चिंता भी जताई थी, आपने भी चिंता जताई थी, खुद उनके बेटे ने भी चिंता जताई थी। देखिए, हम लोग आज भी मानते हैं कि देश में रूल ऑफ लॉ है। हाँ, लगातार इस बात का प्रयास है कि रूल का पालन आप करो, हम नहीं करेंगे, इस तरह का एक नया चलन चला हुआ है। अब मुख्तार अंसारी जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है किसी व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा। अब जो जुडिशियल कस्टडी में है, किसी कोर्ट ने उसको अपनी कस्टडी में लेकर और यहाँ के शासन, सरकार और व्यवस्था को दिया है एक अमानत के तौर पर, इसे जेल में रखो ताकि इसके विरुद्ध हम, इनके विरुद्ध जो आरोप हैं उनका ट्रायल करेंगे। तो उसे सुरक्षा प्रदान करना दायित्व है। लेकिन पिछली बार ये कलई खुल गई है। हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन हमारी व्यवस्था में एक वज्रवाहन इस लायक नहीं है कि वो बांदा से और लखनऊ तक की कोर्ट की यात्रा सकुशल संपन्न कर सके। वो रास्ते में खड़ा हो जाता है, आपने ही दिखाया, उसे धक्का लगाया जाता है उस वज्रवाहन को। कुशलता से वो एम्बुलेंस चली गई, और रास्ते में जो थानों की गाड़ियां कवर कर रही थी, वो कोई अनहोनी और कोई घटना होने से, मैं तो जानता हूं सबसे ज़्यादा ये मीडिया के लोग जो देखभाल और पहरेदारी कर देते हैं, उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान यही बन जाते हैं। और संसार में कोई भी है, कौन सदा जीने वाला है? न कोई रहा है न कोई रहेगा। लेकिन जब तक दिन न पूरा हो जाए, जब तक
इस तरह से किसी को भेजा भी नहीं जा सकता वहाँ का रिजर्वेशन ऊपर से ही होता है। हाँ, नीयत बुरी है, सताया जा रहा है, तकलीफ़ दिया जा रहा है, वो भी उस मिट्टी का बना हुआ है कि वो इसे बर्दाश्त करेगा। वो परिवार जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बलिदान दिया, वो परिवार जिसने देश की सीमाओं की सुरक्षा में कुर्बानी दी, वो ब्रिगेडियर उस्मान का नवासा है, वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का खून उसकी रगों में है। वो इन यातनाओं को सहेगा जो अंग्रेज़ों की जेल सहते रहे, अंग्रेज़ों की यातनाएं सहते रहे, तो वो सह रहा है जब तक सहेगा। और कानून के रास्ते से उसके परिजन, हम सब लोग कोशिश करेंगे कि उसके साथ न्याय हो। अभी तक किसी भी मुकदमे में मुख्तार अंसारी को एक दिन की सज़ा तो नहीं है, लेकिन मीडिया में इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। अपराधी तो तभी कहा जा सकता है जब कोई न्यायालय उसे दोषी मान ले। उसे तो कोई दोषी नहीं माना। जितने भी मुकदमों का परीक्षण हुआ उसमें उसे क्लीन चिट मिली, बेदाग बरी किया गया। झूठे मुकदमे बनाए जाते रहते हैं और मीडिया के माध्यम से उसके नाम का प्रोपगंडा किया जा सकता है, किया जाता रहता है। अब लगातार इस वक्त एक खेल तमाशा मचा हुआ है कि भाई फिर सरकार बन गई है और फिर मुख्तार की जान तो बचेगी नहीं। मारे भाई, उन्हीं के संरक्षण में तो वो वहाँ है। वो उसे खाने में जहर दे सकते हैं, पानी में जहर दे सकते हैं, गोली मार सकते हैं, कोई भी दुर्घटना करा सकते हैं। मकसद उनका यह है कि अपने चहेते ब्रजेश सिंह को बचाना है। हम लोग कानून के रास्ते से उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए इंसाफ लगातार प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बसपा से सांसद अफजाल अंसारी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्तार अंसारी के लिए परिवार उनका चिंतित रहता है और निश्चित तौर पे कानून के दायरे में रहकर हम उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।